हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एग्जाम ईश्वर डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हॉस्पिटल रूम रेंट होता क्या है और इस हॉस्पिटल रूम रेंट का हमारे हॉस्पिटल बिल के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी क्या असर पड़ता है वो समझने वाले हैं। और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको रूम रेंट किस टाइप से दिए जाते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं हॉस्पिटल चार्जेस क्या होते हैं। तो पहला हमारा है हॉस्पिटल रूम रेंट चार्ज, जो हॉस्पिटल के रूम का एक चार्ज होता है। उसके बाद में वहाँ के जो डॉक्टर उस विजिट पे आते हैं तो उसे कहते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, कि डॉक्टरों की फीस क्या है और वहाँ पे अगर कोई स्पेशलिस्ट आता है तो उसकी फीस क्या रहेगी। उसके बाद में होता है इमरजेंसी विजिट पे जो डॉक्टर के चार्जेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। और जो सर्जरी होती है, जिस चीज़ के लिए हम वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वहाँ पे सर्जरी होती है, तो उसके चार्जेस एंड जो नर्सिंग चार्जेस है, इस टाइप से पूरा हॉस्पिटल बिल यहाँ पे तैयार होता है डे वाइज। अब हॉस्पिटल में कितने टाइप के रूम होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से वीडियो तैयार किया है। तो पहला तो हम देखेंगे इकोनॉमी क्लास, जिसे कहते हैं जनरल वार्ड। उसकी जो प्राइस होती है, जो रूम चार्ज होता है, वो काफ़ी कम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लेते हैं तो 2000 है। वही आप डबल बेडरूम में जाएंगे, शेयरिंग रूम में जाएंगे, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा 4000 पर डे रूम रेंट हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जाएंगे तो उसका जो चार्जेस हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा। और उसके बाद में आप डिलक्स रूम में जाते हैं तो उसका रूम रेंट चार्ज हो जाएगा 8000 रुपये। तो इस टाइप से वहाँ पे हॉस्पिटल के रूम के चार्जेस होते हैं। अब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें जो कवरेज होते हैं रूम रेंट के ऊपर में, वो समझते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ रूम रेंट कवरेज, तो आपने किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि आपको हॉस्पिटल रूम रेंट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। तो पहला तो टाइप होता है कि रूम विद सब लिमिट, तो यहाँ पे एक लिमिट दी जाती है आपको कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में आपको इतना पैसा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि इफ योर सब लिमिट फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन इज ओनली 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए कहा गया है कि आपके सम इंश्योर्ड का 2% आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी लिमिट है यहाँ पे। तो आपकी पॉलिसी 2 लाख की है, अगर 2% दे रहा है तो यहाँ पे 4000 आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए दिया जाएगा। सेम इसी टाइप से रूम रेंट में भी सब लिमिट होती है। जैसे आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, सम इंश्योर्ड है उसका 5 लाख, तो वहां पे कहा जा रहा है कि आपको आपके सम इंश्योर्ड का 1% यानी 5000 रुपये रूम रेंट दिया जाएगा। तो इस टाइप से जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको रूम रेंट के ऊपर में कैपिंग दे रही है कि भाई हम सम इंश्योर्ड का 1% देंगे या 2% देंगे। उसके ऊपर का अगर आप रूम लेते हो तो आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप होता है पॉलिसी में कि रूम विदाउट सब लिमिट, यानी ऐसे रूम पॉलिसी में दिए जाते हैं कि उसके ऊपर में कोई लिमिट नहीं दी जाती, कि आप कंपनी कह रही है कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप अपने पॉलिसी में ले सकते हो, या फिर आप अपने पॉलिसी में डिलक्स रूम ले सकते हो, या फिर शेयर्ड रूम ले सकते हो। एंड नो रूम लिमिट, यानी ये जो नो रूम लिमिट है ये 35 से ऊपर की जो पॉलिसी है, 35 लाख से ऊपर की जो सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है उसके लिए दिया जाता है। तो काफ़ी, अगर आप 10, 15, 20 लाख तक के ले रहे हो तो वहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डिलक्स रूम इस टाइप से वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ट्रीटमेंट लेंगे तो सारा जो पैसा है वो कंपनी पे करेंगी। अगर आपके पॉलिसी में डिलक्स रूम है तो आप डिलक्स रूम में ट्रीटमेंट लेंगे तो जो सारा जो पैसा है हॉस्पिटल बिल है रूम रेंट्स का, वो कंपनी पे करेगी। उसके बाद में है थर्ड टाइप है रूम विथ को पेमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना कस्टमर के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि अगर आपने पॉलिसी लिए तो उसमें रूम रेंट के ऊपर में कोई कोपे तो नहीं है। सपोज एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, यू वेयर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर 5 डेज, ठीक है, आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए एंड द रूम रेंटल इनवाइस कम्स टू 20,000। रूम रेंटल के ऊपर में आपको बिल आया है 20,000, यानी 4000 रुपये पर डे वहाँ पे आया है। एंड द को पेमेंट ऑन द रूम लिमिट इज 50%। और आपके पॉलिसी में कहा गया है कि आपके रूम रेंट के ऊपर में 50% को पे है। द इंश्योरर विल पे 10,000, 50% ऑफ द 20,000। यानी यहाँ पे क्या होगा कि 10,000 कंपनी पे करेगी
और 10,000 जिस व्यक्ति ने ट्रीटमेंट लिया है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको 10,000 अपने जेब से पे करना पड़ेगा। इसे कहते हैं को पेमेंट। 20,000 का बिल आया है तो 10,000 कंपनी दे रही है और 10,000 उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे समझ लेते हैं। हम अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें नो रूम रेंट कैपिंग, यानी आपके रूम रेंट के ऊपर में कोई कैपिंग नहीं होना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में किसी भी रूम में जाके ट्रीटमेंट लेने की फैसिलिटी आपके पॉलिसी में होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूम रेंट लिमिट है ये सारा ओवरऑल आपके हॉस्पिटल बिल के ऊपर में इम्पैक्ट करता है। अगर आपके रूम रेंट के ऊपर में कोई कैपिंग नहीं है तो यहाँ पे जो कंपनी है सिंप्लीफाइड क्लेम प्रोसेस कर देगी, यानी आपको इजीली जो हॉस्पिटल का बिल है वो कंपनी पे कर देगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि रूम रेंट के ऊपर में हॉस्पिटल बिल किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे 3 पर्सन को लेते हैं, ए, बी एंड सी। तीनों के पास में सेम 5 लाख सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है, यानी सबके पास में 5-5 लाख सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है। और ये जो तीनों जो व्यक्ति है एक ही प्रॉब्लम यानी एक ही बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, एक ही डिसीज है, एक ही इलनेस है, ठीक है। पर पहले वाले ए व्यक्ति के पास में रूम रेंट के ऊपर में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी 1% का यहाँ पे लिमिट दिया गया है कि आपके पॉलिसी का हम जो सम इंश्योर्ड है उसका 1% रूम रेंट हम पे करेंगे, ठीक है। अब 5 लाख का 1% कितना हो जाता है, 5,000 हो जाता है। सेकेंड, बी व्यक्ति के पास में जो पॉलिसी है उसमें रूम रेंट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम में वो ट्रीटमेंट ले सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल में जितने का भी हो, ठीक है। तीसरा जो व्यक्ति है रूम रेंट के ऊपर में सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ये भी हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम में ट्रीटमेंट ले सकता है। अब ए व्यक्ति जो है 7,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो रूम रेंट है उस रूम में वो रह रहा है। दूसरा जो व्यक्ति है बी, ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम में रह रहा है जिसका चार्ज है 7,000, यानी इसका मतलब ये है कि जो ए व्यक्ति है ये भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम में है, पर इसके पॉलिसी में 5,000 तक के रूम रेंट यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। देन जो थर्ड पर्सन है ये डीलक्स रूम में शिफ्ट हो गया। अब ये हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल ना हो, या फिर इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे डीलक्स रूम में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ऊपर का जो 2,000 का यानी 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है मैं अपने जेब से पे कर दूंगा। शायद इस प्रकार से वो सोच रहा है कि मैं 2,000 रुपये अपने जेब से पे कर दूंगा। अब देखो सेम इलनेस के लिए ट्रीटमेंट हुआ, 10 डेज लग गए हॉस्पिटल में, तीनों जो पर्सन है वो 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल बिल तैयार करेगा, रूम रेंट यहाँ पे 7,000 हर दिन के हिसाब से, तो 10 दिन का हो जाएगा 70,000 रुपये। डॉक्टर फीस यहाँ पे 3,000 है एक दिन का, तो 10 दिन का हो जाएगा 30,000। नर्सिंग चार्जेस है यहाँ पे 3,000 एक दिन का, तो 10 दिन का हो जाएगा 30,000। एंड जो सर्जरी वहाँ पे हुई है उस हॉस्पिटल में, तो सर्जरी का जो चार्ज है यहाँ पे 50,000 हो गया, यानी टोटल बिल बन गया यहाँ पे हॉस्पिटल का 1,80,000। ओके। सेकेंड जो बी व्यक्ति है इसने जो रूम रेंट लिया था वो 7,000 का था, तो 7,000 दिन का, तो 10 दिन का हो गया 70,000। फिर डॉक्टर फीस थी यहाँ पे 3,000 पर डे, तो यहाँ पे 10 दिन का हो गया 30,000। नर्सिंग चार्जेस थे यहाँ पे 3,000 एक दिन का, तो 10 दिन का हो गया 30,000। और सर्जरी फीस थी यहाँ पे 50,000, टोटल हो गया 1,80,000। देन सी व्यक्ति के पास में जाते हैं, तो इन्होंने जो रूम लिए थे वो 9,000 एक दिन का, तो 10 दिन का हो गया 90,000। डॉक्टर फीस थी यहाँ पे डीलक्स रूम में 5,000 पर डे, यानी 10 दिन का हो गया 50,000। नर्सिंग चार्ज था यहाँ पे 4,000 पर डे, तो 10 दिन का हो गया 40,000। और सर्जरी कॉस्ट थी यहाँ पे 70,000। टोटल बिल हो गया यहाँ पे हॉस्पिटल का 2,50,000 का। सेम बीमारी है, पहले वाले व्यक्ति का बिल हो रहा है 1,80,000, दूसरे वाले व्यक्ति का भी बिल हो रहा है 1,80,000, और तीसरे वाले व्यक्ति का जो बिल हो रहा है 2,50,000। सेम बीमारी, सेम हॉस्पिटल, सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। ए व्यक्ति का जो हॉस्पिटल बिल हुआ यहाँ पे 1,80,000, पर उसके इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कहा था कि रूम रेंट के ऊपर में आपको 1% दिया जाएगा आपके सम इंश्योर्ड का,
यानी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 1% यानी 5,000 रुपये रूम रेंट का दिया जाएगा। पर इस व्यक्ति ने 7,000 वाला रूम रेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में बुक किया था, इसलिए क्या करेगी कंपनी, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेगी कि 1,80,000 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 7,000। 7,000 क्या है, ये हॉस्पिटल रूम रेंट कितना देने वाली थी, 5,000। इसे सॉल्व करेंगे तो 1,28,500 रुपये यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। समझ में आया आपको कि आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है आपको सिर्फ 1,28,500 रुपये देगी। इसका मतलब ये है कि 1,80,000 माइनस 1,28,500 करेंगे तो 51,500 रुपये आपको अपने जेब से यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आपको समझना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति का भी बिल यहाँ पे 1,80,000 हुआ था, पर यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम में उसने ट्रीटमेंट लिया था जिसका चार्ज था 7,000 रुपये, और कंपनी उसको 7,000 पे करने के लिए तैयार है। तो 1,80,000 बिल हो गया, 7,000 रुपये का उसका रूम रेंट था और 7,000 रूम वाले में उसने ट्रीटमेंट लिया, तो टोटल कंपनी यहाँ उसको पे करेगी 1,80,000। तो 1,80,000 में कंपनी ने 1,80,000 रुपये पे कर दिया, तो उस इंश्योर पर्सन को यहाँ पे हॉस्पिटल को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसको जीरो पे करना पड़ेगा, यानी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम डीलक्स रूम में, तो इनका जो हॉस्पिटल बिल बना है 2,50,000 रुपये। अब कंपनी इनको प्रोवाइड कर रही है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे डीलक्स रूम में ट्रीटमेंट लिया है, इसीलिए यहाँ पे कंपनी सिर्फ उनको 7,000 रुपीज पे करेगी पर डे के हिसाब से। तो 2,25,000 इंटू 7,000 और उनका जो डीलक्स रूम का चार्ज था 9,000 रुपये, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 1,94,500 रुपये। यानी कंपनी आपको 1,94,500 पे करेगी, तो 2,50,000 में से 1,94,500 करेंगे माइनस, तो 55,500 रुपये यहाँ पे उस इंश्योर पर्सन को यानी उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को यहाँ पे करना पड़ेगा। ये आपको समझना जरूरी है कि आपके पॉलिसी में रूम रेंट कितना दिया है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि पहले वाले व्यक्ति को 51,500 क्यों पे करना पड़ा, बी व्यक्ति को यहाँ पे कुछ भी पे क्यों नहीं करना पड़ा, और सी व्यक्ति को यहाँ पे 55,500 रुपये क्यों पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कोपे के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो ये डी व्यक्ति है, ये भी सेम प्रॉब्लम के लिए उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इसका सम इंश्योर्ड है 5 लाख, पर इसके पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर में कोपे दिया है 50%। 50% का मतलब ये है कि अगर 10,000 का रूम है तो 5,000 कंपनी पे करेगी और 5,000 उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। अब ये जो व्यक्ति है पर डे 7,000 वाले रूम में ट्रीटमेंट ले रहा है, 10 दिन तक के ट्रीटमेंट, और इसका हॉस्पिटल बिल बन गया 1,80,000। सेम 1,80,000 में से 3,500 रुपये कंपनी पे करेगी। ठीक है, पर इस व्यक्ति ने 7,000 वाला रूम यहाँ पे लिया था, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 90,000 रुपये जो है वो कंपनी पे करेगी, तो 1,80,000 में से 90,000 कंपनी ने पे कर दिया, तो 90,000 उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा। ये होता है कोपे। तो सारा ओवरऑल जो आपका हॉस्पिटल बिल है आपके रूम रेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो तरीका क्या रहेगा ट्रीटमेंट करने का, कि आपका अगर सम इंश्योर्ड 3 लाख का है और उसमें 1% रूम रेंट दिया गया है, यानी 3,000 रुपये पर डे आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर 5 लाख सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है, अगर 1% रूम रेंट है तो 5,000 आपको देगी। अगर 7 लाख सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी है तो 1% अगर रूम रेंट दे रही है तो 7,000 आपको कंपनी पे करेगी रूम रेंट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हॉस्पिटल रूम रेंट होता क्या है और इंश्योरेंस कंपनी आपको किस प्रकार से हॉस्पिटल रूम रेंट के ऊपर में आपके हॉस्पिटल बिल को पे करती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।